हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म गुड आफ्टरनून, वेलकम। आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हो सबको नमस्कार। तो हम लोगों ने पीछे के सारी चीज़ें कवर कर ली थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स हम लोग कवर कर रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे कोर्स में हम लोगों ने नेशनल इनकम पूरी यूनिट को कवर कर लिया है। नेशनल इनकम का पूरा हम लोगों का कवर हो चुका। फिर उसके बाद हमने मनी चैप्टर और मनी एंड बैंकिंग दोनों ही कवर कर लिए। तो अगर हम अब सीक्वेंस फॉलो करें तो अब हमारा आता है अगला चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में ये यूनिट का नाम अलग है। इस पूरी यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं और यूनिट का नाम हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ज़रा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। शुरुआत से ही हम लोग देख लेते हैं। पहले आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो पूरी यूनिट का नाम है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस पूरी यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। पूरी यूनिट में हमारे 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर यही है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा चैप्टर है इसके अंदर हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। और तीसरा है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड, इन तीनों को ही हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे। बड़े आराम से हम इन सभी तीनों चैप्टर्स को आराम से कवर करेंगे, तब जाकर ये अकेली यूनिट हमारी कवर होगी। तो ये अकेली यूनिट आपको देखने में लग रही होगी कि नॉर्मल सी है, लेकिन बेटा इसका वेटेज आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। इसका वेटेज आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी यूनिट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपका ये वाला यूनिट। ये पूरी यूनिट अकेले आपकी 12 मार्क्स का वेटेज रखती है। इन 3 चैप्टर्स से मिला के आपका 12 मार्क्स का एग्ज़ाम में पेपर आएगा। मतलब इस अकेली यूनिट से 12 मार्क्स का पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हम लोग इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें कोई भी हंसी मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और यही यूनिट में आपको आज शुरू करने वाला हूँ। यही यूनिट में आपके सामने आज शुरू करने वाला हूँ। ओके ओके। चलिए तो शुरू करते हैं फिर इस यूनिट को। तो यूनिट का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूँ। आप लोग 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़े थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई। और वहाँ पर आपने जो डिमांड पढ़ी थी वो एक इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, और जो सप्लाई पढ़ी थी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, ये पढ़ा था। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे अब हम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। वो हम आज कवर करने वाले हैं। आपको याद होगा डिफरेंस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता था इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट यूनिट्स के साथ। तो इंडिविजुअल यूनिट्स के लेवल पर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर डिमांड और सप्लाई को स्टडी कर लिया था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। तो बात आती है सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड को समझने से पहले आपको किस चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए? आपको डिमांड की डेफिनेशन याद होगी। डिमांड क्या होती है? जिसको नहीं याद है तो मैं याद दिलवा देता हूँ। क्यों याद दिलवाना ज़रूरी है भाई साहब? अगर याद नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये क्या सूना सूना सा लग रहा है। और जग सूना सूना नहीं, सुना सुना तो लगे कम से कम, है ना। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जग सुना सुना लागे। तो वो जग सुना सुना वाले लागे वाली कंडीशन में मैं आपको ले चलता हूँ। और ये रहा था डिमांड हमारा, और डिमांड की ये रही स्लाइड्स। खुल जा भैया। बिल्कुल। तो फ्रॉम बिगिनिंग, और डिमांड की मैंने आप लोगों को यहाँ पे, अरे ये तो मेरे बारे में आ गया भैया। हाँ, तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूंगा भाई। हाँ, तो डिमांड 3 चीज़ों से मिलकर बनती थी, याद होगी आपको। डिमांड में क्या रहती थी? 3 चीज़ें रहती थी।
डिमांड मीन्स डिज़ायर, सबसे पहले इसमें क्या आती थी, डिज़ायर, और डिज़ायर का मतलब होता था एक विश, डिज़ायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, एबिलिटी, और उसके बाद डिज़ायर की एबिलिटी के बाद साथ में आपके पास उसको पूरा करने की विलिंग एबिलिटी, और साथ में आपकी विलिंगनेस उसको पूरा करने के लिए, इच्छा कि आप उसको सामान को खरीद सको। मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाऊंगा ये सारी बातें। फिर एक बात डेफिनेशन देख लेते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड मतलब कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी जो कंज्यूमर विलिंग है और एबल है, मतलब इच्छा भी रखता है और खरीदने के काबिल भी है, उस कीमत पर जिस कीमत पे वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। तो इस चीज़ को मैं अगर ऐसे दिखाऊं आपको, तो डिमांड आपकी सबसे पहले क्या आती थी डिमांड में, सबसे पहले डिमांड में बात आई कि आपकी कोई डिज़ायर है, डिज़ायर कार की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है कोई चीज़ खरीदने की, आप कोई सामान खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो कि काश मेरे पास ऐसा हो, मतलब कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपकी इच्छा है कि आपके पास एक बेहतरीन फटी हुई जीन्स हो। तो सर क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, अरे वो आती नहीं आजकल जीन्स फटी वाली, वो उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी डिज़ायर है, आपके पास 10,000 रुपये पड़े भी हुए हैं, और आपने पता कि ये जीन्स कितने की आ रही है, तो पता चली सी 2,000 रुपये की आ रही है। तो अब आपके पास क्या है, एबिलिटी भी है, और आप ये 2,000 रुपये खर्च करने के लिए विलिंग भी हो, मतलब एबिलिटी तो है, विलिंगनेस भी है उस 2,000 रुपये की जीन्स को खरीदने के लिए। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या बनती है, फिर जाकर बनती है वो किसी चीज़ की डिमांड। तो डिमांड का मतलब क्या था, क्वांटिटी। आप कितनी जीन्स खरीदना चाहते हो, एक खरीदना चाहते हो, दो खरीदना चाहते हो, तीन खरीदना, चार के पाँच, इससे ज़्यादा तो आप खरीद भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास इनकम इतनी है। लेकिन फिर भी कितनी क्वांटिटी आप उस जीन्स की खरीदना चाहते हो, एक टाइम पीरियड पर आप उस जीन्स की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, उस कीमत पर जो कीमत मार्केट में चल रही है। तो जितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो उतनी क्वांटिटी की मार्केट में क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। बच्चे बोले सर ये तो याद आ गया 11th क्लास का। अगर मैं बात कर रहा हूँ वन कमोडिटी, जैसे एक जीन्स की बात कर रहा हूँ, वन कमोडिटी और वन कंज्यूमर, एक कमोडिटी का एक कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। एक व्यक्ति एक किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदने की इच्छा रखता है, एबिलिटी रखता है, विलिंग रखता है उस सामान को खरीदने की, तो वो क्वांटिटी जो वो खरीदने की इच्छा रखता है, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक ही कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, उसी जीन्स की बात कर रहा हूँ, और उस जीन्स को मार्केट में कितने लोग खरीदना चाहते हैं, सभी कंज्यूमर्स कितना खरीदना चाहते हैं, मतलब ऑल कंज्यूमर्स, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सभी मिलाकर वो वाली जीन्स कितनी खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी, 100 यूनिट्स, 50 यूनिट, सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस कर दो तो वो बन जाती है हमारी मार्केट डिमांड। उसको बोलेंगे हम लोग मार्केट डिमांड। लेकिन सिर्फ मार्केट में जीन्स थोड़ी ही ना बिक रही है अकेले, मार्केट में और भी तो बहुत सारे सामान बिक रहे हैं। मार्केट में जीन्स बिक रही हैं, शर्ट्स बिक रही हैं, मार्केट में आपके पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक्स, रबड़, इरेजर, लैपटॉप, मोबाइल, कैमराज, चार्जर्स, बुक्स, उसके अलावा हजारों सामान है, लाखों तरह के सामान है जो मार्केट में बिक रहे हैं। तो ऑल कमोडिटीज़, मार्केट में ऑल कितनी कमोडिटीज़ बिक रही हैं, और उन ऑल कमोडिटीज़ को ऑल कंज्यूमर्स कितना खरीदना चाहते हैं, मतलब सभी कंज्यूमर्स के द्वारा सभी कमोडिटीज़ की कितनी डिमांड की जा रही है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये बनती है एग्रीगेट डिमांड। अब समझ में आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज होते थे मार्केट डिमांड को ही एग्रीगेट डिमांड मानने लगते हैं कुछ बच्चे, वो बिल्कुल गलत है। मार्केट डिमांड किसी एक कमोडिटी के लिए है, एक कमोडिटी की सभी कंज्यूमर्स मिलकर कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। सभी कमोडिटीज़ की सभी कितने कंज्यूमर्स उसकी डिमांड क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं वो क्या बन जाती है, हमारी एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। ये तो था अनऑफिशियल तरीके से। अब देखते हैं बुक में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई। अब डिमांड का इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखना है, डिमांड तुम बंद हो जाओ। अब हम एग्रीगेट डिमांड पर आ जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। वन अकाउंटिंग ईयर, वही मार्केट में सभी कंज्यूमर्स मिलकर कितनी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा रखते हैं,
मार्केट में सभी कमोडिटीज़ को कितनी खरीदने की इच्छा रखते हैं सभी लोग मिलाकर, तो वो क्या बन जाएगी, वो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। सभी सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स। अब ऑल द सेक्टर्स में कौन कौन आएंगे वो हम बात करेंगे। मतलब गवर्नमेंट कितने कमोडिटीज़ खरीदना चाहती है, प्राइवेट हाउस होल्ड कितना खरीदना चाहता है, फर्म सेक्टर कितना खरीदना चाहता है, फॉरेन सेक्टर कितना खरीदना चाहता है। तो मार्केट के सभी सेक्टर्स सभी कमोडिटीज़ को कितना प्लान कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में प्लान कर रहे हैं खरीदने का एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उस कीमत पर जो कीमत मार्केट में चल रही है और उनकी इनकम जितनी है उस पर। तो ये सब मिलाकर क्या बन जाएगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। मतलब पूरी इकोनॉमी में कितने कमोडिटीज़ की डिमांड है, ये क्या बन जाएगी एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, तो 4 सेक्टर्स के बारे में मैंने बात की। याद होगा अगर आपने अभी नेशनल इनकम का मेरा लेक्चर अच्छे से देखा है, नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए। अगर नेशनल इनकम का लेक्चर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने एक मेथड पढ़ाया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट थे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। वही बात यहाँ पर हो रही है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोग कितनी कमोडिटीज़ खरीदेंगे उतना ही तो उनका एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कि कितना फिक्स एसेट्स को हमने जनरेट किया, जा इन्वेस्टमेंट पर कितना पैसा खर्च किया, तो ये आ गया। और नेट एक्सपोर्ट ये आ गया। मतलब ये चारों कंपोनेंट आपके वहीं से उठाए गए हैं। इन सब चीज़ों को प्लस कर दो तो हमारी क्या बन जाती है, एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। एक एक करके देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, भैया हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, अपनी फैमिलीज वाले लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना सारा हम लोग पैसा खर्च करते हैं कितनी सारी चीज़ों पर। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ों की हमारे घरों में ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों को ये बिजली, घर, पानी, मेडिसिन, ट्रैवलिंग, कपड़े, इंटरनेट, पेट्रोल, ATM और ये पता नहीं क्या, एंटरटेनमेंट, फूड, टेलीफोन, कार, ट्रांस मनी, इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। कितनी सारी चीज़ों पर हम पैसा खर्च करते हैं, कितने सारे चीज़ों पर हम पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हाउस होल्ड ने कितना पैसा खर्च किया एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसी की हम बात कर रहे हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जनरली ये किस पे डिपेंड करता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इनकम कितनी है। भैया आपके पास इनकम कितनी है, जितनी आपके पास इनकम होगी उतना ही तो खर्च करोगे। ऐसे ले सकते हैं इस बात को कि आपने कमाया है 1,000 रुपया, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,000 ही खर्च कर पाओगे एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने 1,000 कमाया तो 1,000 खर्च कर लिया, तो आपके पास सेविंग नाम की चीज़ क्या रहेगी, ज़ीरो। जहाँ तो आप एक्सपेंडिचर करते हो इनकम को, जहाँ तो आप सेव करते हो, जहाँ खर्चा करते हो, जहाँ सेव करते हो। तो जितना आप एक्सपेंडिचर करते हो उसमें से इनकम को माइनस कर दो तो आपकी सेविंग निकल आती है। लेकिन यहाँ पर तो मैक्सिमम आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, जितना आपके पास इनकम में है। अब कौन सी इनकम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको डिस्पोजेबल इनकम। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम। अब आप बोलोगे सर ये डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने अर्निंग की है, आपने अर्निंग की है इस बार महीने में 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए आपने महीने में कमाया है। उस 1,00,000 रुपए में से गवर्नमेंट बोली कि कटोरा ले लो और टैक्स दे दो, 30% तो गवर्नमेंट टैक्स ले गई एग्जाम्पल के लिए। तो आपके पास 30,000 रुपया गवर्नमेंट के पास चला गया। कमाया आपने 1,00,000 था लेकिन 30,000 टैक्स में चला गया। तो अब आपके पास इनकम कितनी बची, अब आपके पास इनकम बची है 70,000 की। तो ये 70,000 क्या है भैया, ये 70,000 आपके पास वो इनकम बची है जिसको आप पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये जो इनकम आपके पास बचती है ना, सारे लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद, जितने भी आपके ऊपर कर्जे जो आपकी दायित्व होते हैं जो आपको पे करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पे करना, उस पेमेंट के बाद जो आपके पास इनकम बचती है, इस इनकम को हम लोग नाम देते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब ये इनकम जो आपके पास बची है इसको आप चाहे मूवीज़ देखने पे खर्च करो, चाहे पेट्रोल डलाने में खर्च करो, चाहे घर में आग लगा दो, इस पैसे में जो लगाना है वो कर दो। लेकिन टैक्स देने के बाद जो आपके पास पैसा बचा, सारे और भी कोई तरह की पेमेंट है जो गवर्नमेंट को आपको करनी है, उस पेमेंट के बाद आपके पास जो पैसा बचा उस इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब भाई साहब अगर आपके पास 70,000 की डिस्पोजेबल इनकम है तो आपके पास औकात है कि आप 70,000 रुपये तक का एक्सपेंडिचर कर सकते हो। अगर यही इनकम आपके पास बच कुछ के बनती 5,000 रुपया, तो आप कितना पैसा खर्च कर पाते, आप 5,000 रुपये ही खर्च कर पाते। तो आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना रहेगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर।
अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात खर्चे भी कम ही होंगे। अगर आप 1 लाख रुपए की डिस्पोजेबल इनकम रखे हो तो खर्चा भी आपका 1 लाख के हिसाब से ही होगा, और आपकी इनकम अगर 10,000 रुपये के हिसाब से है तो आपका खर्चा भी आपका 10,000 रुपये के हिसाब से ही होगा। समझ रहे हो? तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिस्पोजेबल इनकम पर, और इसका कैसा रिलेशन रहता है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है। जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है उतना ही ज़्यादा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो एग्रीगेट डिमांड की सबसे पहली चीज़ कहाँ से निकल कर आती है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि प्राइवेट हाउस होल्ड कितनी कमोडिटीज़ की डिमांड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर निकल कर आता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो, हम सिर्फ चीज़ों डेली नीड्स के पैसों पर ही, डेली नीड्स की चीज़ों पर ही पैसा खर्च नहीं करते। फर्म सेक्टर जो होता है, बिजनेस सेक्टर जो होता है, वो क्या करता है, मशीनें खरीदता है, वो बिल्डिंग्स खरीदता है, वो लैंड खरीदता है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस पर भी तो पैसा खर्च होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुआ प्राइवेट फर्म्स के द्वारा ऑन कैपिटल गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च किया, ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च किया जो आगे जाकर और ज़्यादा पैसा बना कर देगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम लोग ही थोड़ी ना, प्राइवेट सेक्टर देख लिया हमने, फर्म सेक्टर देख लिया, बिजनेस सेक्टर देख लिया, अब गवर्नमेंट की भी तो बात करेंगे। गवर्नमेंट भी तो बहुत सारा पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट को कई तरह के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कई तरह चीज़ों की डिमांड पर पैसा खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, अमेरिका से लोन लेकर रखा है, उनको इंटरेस्ट देना है, सब्सिडीज देनी है, हथियार खरीदने हैं, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करना पड़ता है, पेंशन देनी है, ग्रांट देने हैं दूसरे देशों को, इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट on consumer goods and capital goods to satisfy the common need of economy। कॉमन नीड इकोनॉमी की पूरी करने के लिए इन चीज़ों पे पैसा खर्च करना पड़ता है। अच्छा, कुछ पैसा लॉ एंड ऑर्डर पर भी खर्च करना पड़ता है, पुलिस वालों को सैलरी देनी पड़ती है, डिफेंस में आर्मी वालों को सैलरी देनी पड़ती है, नेवी एयरफोर्स की सैलरी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी देनी पड़ती है, इन सब चीज़ों पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके अलावा IAS ऑफिसर्स और बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। तो ये भी किस में आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। और गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है इन चीज़ों पे, हाईवेज बनाना, रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, स्कूल्स बिल्ड करना, इन सब चीज़ों पर भी पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो 3 चीज़ों का एक्सपेंडिचर देख लिया, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर देख लिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देख लिया, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख लिया। अब चौथे नंबर पर आता है हमारा क्या, नेट एक्सपोर्ट। क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट। अब आपको पता है नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो, आपका क्या निकल आएगा, नेट एक्सपोर्ट निकल आएगा। सीधी बात है, एक्सपोर्ट इंडिकेट्स डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक कंट्री टेरिटरी ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया उसकी दुनिया भर में कितनी डिमांड है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और हमने कोई सामान प्रोड्यूस नहीं किया बल्कि बाहर जो सामान प्रोड्यूस हुआ उसका हमारे देश में कितनी डिमांड है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब जितना हमने एक्सपोर्ट किया, जितना हमने इंपोर्ट किया, उसको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो तो निकल आएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन चारों ही चीज़ों को प्लस करेंगे, जब हम इन चारों चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो आपका एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एग्रीगेट डिमांड अब किसके बराबर होती है, तो एग्रीगेट डिमांड बेटा बराबर होती है 4 चीज़ों के। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको हम C के साथ डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम I के साथ डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसको G के साथ डिनोट करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट को हम लोग X माइनस M के साथ डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन बन गई। लेकिन क्या है ना, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, आप लोग गजब की किस्मत लेकर आए हो। CBSE कहता है कि आपको सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये तो 4 सेक्टर हो गए ना, ये आपका हो गया प्राइवेट सेक्टर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, ये हो गया आपका फर्म सेक्टर, ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, ये हो गया फॉरेन सेक्टर, चारों ही सेक्टर हो गए। लेकिन CBSE बोलता है हमें सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ाई करनी है, हमें एक हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ना है और हमें एक फर्म सेक्टर के बारे में पढ़ना है। क्योंकि अभी आप 12th क्लास में, आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, अभी सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ो। तो बोलता है गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को इग्नोर मारो, इनको क्या करना है, इग्नोर करना। तो हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एग्रीगेट डिमांड पूछे आपसे तो आपको अब क्या बताना है, C+I। हमारे लिए तो क्या होगा, अब 2 ही चीज़ें बची हैं तो दोनों सेक्टर का प्लस कर दो। तो एग्रीगेट डिमांड हमारे लिए बराबर है किसके, C+I के। हमें मान के चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को ईजी करने के लिए, हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, C+I। एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल, तो वो किसके बराबर है, C+I। C मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, और इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड हैज 4 कंपोनेंट। वी अज्यूम दैट एग्रीगेट डिमांड
इज ए फंक्शन ऑफ ओनली कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम तो यही एज्यूम करते हुए चलेंगे कि हमारा एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, अपना हाउस होल्ड लोगों ने कितना पैसा खर्च किया सी, और फर्म सेक्टर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया आई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ तक की बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड को अगर आपको प्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? अब बात तो वही है ना, जैसे हम लोग डिमांड पढ़ते थे, और डिमांड तो हमने पढ़ लिया, डिमांड के हमने फैक्टर्स देख लेते थे, फिर उसका हम शेड्यूल देखते थे, फिर उसके डिमांड कर्व देखते थे। वैसे अब एग्रीगेट डिमांड है, इसका भी शेड्यूल देखेंगे और इसकी भी डिमांड कर्व देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व देखेंगे। वैसे ही फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस निकल कर आएंगी, उनको स्टडी करेंगे, फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद फिर उसका शेड्यूल देखेंगे, उसके डायग्राम देखेंगे। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट जो आपके 11th क्लास में चला था, क्रोनोलॉजी वही है, क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग बस। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड की डायग्राम से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अभी तक मैंने सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बताई है, अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड का कर्व और शेड्यूल दोनों ही पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, शेड्यूल, शेड्यूल बनाना सिखा रहा हूँ। देखो शेड्यूल में आप लोगों को याद होगा बचपन से ही, मतलब बचपन से 11th क्लास से ही, कि हम लोग जो टेबल लेते हैं उसमें जो डेटा लेते हैं वो कैसा डेटा लेते हैं, हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं। हमारे पास इच्छा है अपने मन का डेटा लेने की, तो हम लोग अपने मन से कोई भी डेटा ले सकते हैं। हाइपोथेटिकल हम कोई भी डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी इच्छा है भाई साहब, हम कोई भी डेटा लें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है सर, ले लीजिए आप, आपको जो डेटा लेना है आप वो ले लीजिए, हम कौन सा मना कर सकते हैं, हम करेंगे भी तो कौन सा आपको सुन लेना है, वही तो फिर जो बोला जा रहा है करते जाओ। सिंपल सी बात तो वही है कि जो बोला गया, अरे यार ये क्या हो रहा है, और बच्चे बोले सर अब तो मजाक हो रहा है, ये नहीं ये मजाक हो रहा है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। चले तो 4 कॉलम बनाने थे मुझे, 2 बन गए, अरे यार चलो ये कभी कभी समस्या कर देता है, कोई बात नहीं। अब इसको ये वाली लाइन ले लेते हैं, हाँ दिस इज़ मच बेटर। हो गया, शेड्यूल बनाना था, हमने बोला थोड़ा अच्छे से बना लेते। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपकी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी इनकम के ऊपर। तो हम सबसे पहले इनकम को ही एज्यूम करके चलते हैं। इनकम मान के चलते हैं, शुरुआत में आपकी इनकम कितनी है, 0। शुरुआत में आपकी इनकम कितनी है, 0। अब इनकम से आपका क्या निकलेगा, कंजप्शन। हमें क्या करना है, हमें एडी निकालना है, और हमें एडी पता है किसके बराबर होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। तो और कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। वही बस थोड़ा सा ये 3 चीज़ें चाहिए हमें, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, बस एग्रीगेट डिमांड निकल आएगी। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर देख रहे हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर का, हाउस होल्ड सेक्टर का, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, सी के साथ। इन्वेस्टमेंट को किससे डिनोट करेंगे, आई के साथ। और जब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड निकल आएगा। बोले बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे आपसे एक चीज़ जाननी थी, सब बच्चे आंसर देंगे कमेंट करके, अगर हमारी इनकम 0 है तो क्या हम कुछ खर्चा करेंगे, क्या हमारा कोई एक्सपेंडिचर होगा? अगर इनकम 0 है तो कोई ना कोई एक्सपेंडिचर होगा या नहीं होगा, आपको ये बस जवाब देना है। सब बच्चे कमेंट में टाइप करके बताएंगे कोई जवाब कि इनकम अगर 0 है तो क्या, कमेंट करके बताइए क्या कंजप्शन होगा कुछ कि नहीं होगा। 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमारा एक्सपेंडिचर होगा या नहीं होगा, यस या नो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं होगा, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हाँ होगा। तो भैया जो बच्चे कह रहे हैं हाँ होगा वो बिल्कुल सही है, वो अपनी पीठ ठोक सकते हैं। क्योंकि भैया आप लोग आज कौन सा पैसा कमाते हो, क्या आप लोग कोई पैसा कमाते हो आज की डेट में? बच्चे बोले नहीं, लेकिन खाते तो बराबर हो। बोले ये भी बात सही है, मतलब जब हम कमाते 0 हैं और डकारते पूरा का पूरा है एक इंसान के बराबर, जितना एक नॉर्मल इंसान कमाता है, जो जितना मेरे हिसाब से जो कमाता है वो कम ही डकारता है, जो कम कमाता है वो ज़्यादा डकारता है। तो यहाँ पर तो आपने अगर कमाया 0 है और डकारा आपने बराबर 1000-2000 रुपये का है, तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर आपका एक्सपेंडिचर कितना है, 2000 रुपये का। तो वही बात तो यहाँ पर कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर भले ही इनकम 0 हो, इंसान का कभी भी खर्चा 0 नहीं होता है।
इनकम भले ही जीरो हो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी इंसान का कुछ ना कुछ खर्चा होता है, और जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो खर्चा होता है उस खर्चे को हम लोग नाम देते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। उस खर्चे को हम लोग नाम देते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपका खर्चा कितना है, 40 रुपये का। आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पर खर्चा कितना है, 40 रुपये का। और इन्वेस्टमेंट को हम ये एज्यूम करके चलेंगे ये कांस्टेंट है, हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर बस चेंज करना है, इन्वेस्टमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट को हम 20 लेके चलते हैं, मतलब एज्यूम करके चलेंगे कि ये कितनी रहेगी, ये 20-20 रुपये ही रहेगी। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट कितनी रखेंगे, 20 रुपये रखेंगे। ठीक है, अब इनकम मान के चलते हैं कितनी हो गई, 100 रुपया हो गई। इनकम हमारी बढ़ी, अब 100 रुपया होगी, तो खर्चा भी बढ़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं खर्चा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल मैंने अभी अभी बताया जितना इनकम बढ़ता जाएगा खर्चा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मान लो इनकम 100 रुपये से बढ़ गई और खर्चा 80 रुपये से बढ़ गया। हर बार हम यही करेंगे कि इनकम 100 रुपये से बढ़ाएंगे और खर्चा 80 रुपये से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 80 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 80 रुपये से खर्चा बढ़ गया तो ये 120 हो गया अब खर्चा, एक्सपेंडिचर अब 120 का हो गया। अच्छा सही है, अगर एक्सपेंडिचर 120 का है और इन्वेस्टमेंट 20 का है तो टोटल 140 हो जाना चाहिए। बहुत सही है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 60 हो गया, ऊपर 20 प्लस 40 60 हो गया। अब मान के चलते हैं इनकम फिर से बढ़ गई, इनकम हो गई अब 200 रुपया। तो अब क्या हो जाएगा, फिर से 120 में 40 80 खर्चा बढ़ जाएगा, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा, 200। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 220। वैसे ही अब 200 में 80 और प्लस करेंगे तो 280 हो जाएगा। जब इनकम 300 होगी तो खर्चा 280, इनकम 400 होगी तो 280 में 80 और प्लस करो 360। वैसे ही जब इनकम 500 होगी तो इसमें 40 और प्लस करो 440, और 600 जब इनकम होगी तो 500 कितने आएंगे, 20। बिल्कुल बहुत अच्छे। अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे 380 हो जाएगा, ये 460 हो जाएगा और ये 540 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। समझ में आई बात क्या की, मैंने बात ये की है, मैंने इनकम को 100 रुपये से बढ़ाया है, इनकम मैंने हर बार 100 रुपये से बढ़ाई है, और खर्चा मैंने 80 रुपये से बढ़ाया है। इनकम हर बार 100 रुपये से बढ़ रही है और खर्चा हमेशा 80 रुपये से बढ़ रहा है। ये हाइपोथेटिकल डेटा है, और आप बोलोगे कि सर हमें यही डेटा लेना एग्जाम में, नहीं, आप अपने मन से कोई भी डेटा ले सकते हो, इसी क्रोनोलॉजी में रहना चाहिए, इसी सीक्वेंस में रहना चाहिए, आप ले सकते हो। लेकिन क्यों हम इतनी मेहनत करें जब हमारा काम आसान हो रहा है। आगे मुझे कम से कम 10-12 बार मुझे डेटा शो करना है, मैं हर बार यही डेटा शो करूँगा, तो आपको ये डेटा अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, आपको बुक देखने की कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाना कि हमें डेटा क्या लेना है। इनकम 100 हर बार 0 से शुरू करनी है, 100 बढ़ानी है, और खर्चा हमें 80 बढ़ाना है, बस कहानी खत्म है। शुरुआत 40 से करनी है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर 20 ही ले लिया, तो अब इसमें बचना कुछ नहीं है, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात तो हो गई बिल्कुल। तो जब हमारी इनकम 0 है, कंजप्शन 40 है और इन्वेस्टमेंट 20 है, तो एग्रीगेट डिमांड निकल कर आई हमारे पास 60। जब हमारा इनकम 100 हुआ तो कंजप्शन 120 हो गया, इन्वेस्टमेंट 20 का तो है ही है, तो एग्रीगेट डिमांड हो गई 140। जब इनकम 200 हुआ तो कंजप्शन 200 का हो गया, 80 और बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट 20 का है ही है, तो इन दोनों को प्लस किया तो 220, इस तरह से इन दोनों को प्लस किया तो 300, इन दोनों को प्लस किया तो 380। ऐसे करते करते हमारा काम हो गया, ऐसा करते करते हमारा काम हो गया, एग्रीगेट डिमांड पूरी हो गई। अब यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मतलब हमने अभी तक क्या देखा, शेड्यूल देख लिया, तो अब शेड्यूल के बगल में डायग्राम बनने चाहिए। मेरे हिसाब से शेड्यूल के बगल में ही डायग्राम बननी चाहिए। तो ये जो फालतू की बकवास मैंने बगल में लिख के रखी है, इसको पहले हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इरेज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अरे अरे इतना इरेज़र नहीं इस्तेमाल करना था। अब ठीक है, ज़्यादा ही हो गया था ना। टिन 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 टिन, चलिए, तो अब हमें बनानी है डायग्राम। और डायग्राम आपको पता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ। इसी चीज़ को हम लोग किसका नाम देते हैं, ग्राफ का नाम देते हैं। अच्छा बिल्कुल, इसको ध्यान से देखेंगे अब ग्राफ को।
इन्वेस्टमेंट का कर्व देखते हैं। अच्छा पहले तो इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें, आपको शायद याद आ गए हो। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे मैं इनकम ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इनकम ले रहा हूँ, और यहाँ पर हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड, एडी लेंगे यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड। लेकिन एडी से पहले हमारे पास सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट है सबसे। अच्छा 1 मिनट पॉइंट भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, टिंग टिंग टिंग। अब यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं ग्राफ पे भी बना सकते थे, लेकिन ग्राफ पेपर पे हमें एग्जाम में बनाना ही नहीं है। बनाना हमें नॉर्मली है, तो हम बिना ग्राफ पेपर के ही डायरेक्ट फ्री हैंड बनाना सीखेंगे। हमें डेटा वगैरह को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा डेटा का रेफरेंस ले रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट देखो, जब इनकम ज़ीरो है, मतलब इनकम ये है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 है। तो मान के चलते हैं वो इन्वेस्टमेंट कितना है, ये रहा, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, ये 20 वाला पॉइंट है यहाँ वाला, ठीक है, ये 20 वाला पॉइंट है। ये 40 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 60, ऐसे करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जब जीरो है तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, मीन इनकम जब जीरो है तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20 की है, ठीक है। इनकम जब 100 की हुई, 200, 300, 400, 500, 600, 700, हाँ, जब इनकम 100 की हुई तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना ही है। इनकम 200 हुई तो इन्वेस्टमेंट उतना ही है, फिर इन्वेस्टमेंट उतना ही है, फिर इन्वेस्टमेंट उतना ही है, फिर इन्वेस्टमेंट उतना ही है। इन्वेस्टमेंट तो हर बार 20 ही रहा ना, इनकम चाहे कितनी भी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट तो हमारा बराबर रहा। बोले हाँ सर बात तो पता की है, इनकम कितनी भी बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट तो बराबर ही था, क्योंकि वो तो हमने एज्यूम किया था हाइपोथेटिकल डेटा कि इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी रहने वाली है, इतनी ही रहने वाली है। तो ये तो रही हमारी कौन सी कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व। ये तो हमारी कौन सी कर्व हो गई, इन्वेस्टमेंट कर्व हो गई। ये हमारा आई आ गया। कंजप्शन बढ़ रहा है, जब इनकम 0 थी तो कंजप्शन 40 था, इनकम 100 हुई, कंजप्शन 120 हो गया, मान के चलते हैं ऊपर हो गया। इनकम 200 हुई, कंजप्शन 200 हो गया। इनकम 300 हुई, कंजप्शन 280 हो गया। इनकम 400 हुई, कंजप्शन 360 हो गया। इनकम 500 हुई, कंजप्शन 440 हो गया। इनकम 600 हुई, कंजप्शन 520 हो गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रही है, कंजप्शन भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा कंजप्शन कर्व आ गया। यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा, ये हमारी कौन सी कर्व आ गई, कंजप्शन कर्व। अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने कंजप्शन कर्व जब 0 लेवल ऑफ इनकम थी तो ऊपर से स्टार्ट किया है, बात 0 से स्टार्ट नहीं हुई। कंजप्शन भले ही इनकम 0 है, लेकिन कंजप्शन 0 से शुरुआत नहीं हुई है। कंजप्शन की शुरुआत भाई साहब ऊपर से हुई है, ध्यान से देख सकते हो आप लोग। ज़रा एक्स एक्सिस को थोड़ा मोटा कर दें, वो दिख नहीं रहा है एक्स एक्सिस अच्छे से, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए। अरे ये तो भैया गलत हो गया, अरे बड़बाक। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, नहीं वो हमारा वाई एक्सिस था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब अच्छे से दिख रहा है ना। तो ये देखो, वो डार्क होना ज़्यादा जरूरी है। जब अरे अरे तुम काहे इतना भावुक हो गए भैया, ठीक है तुम भी भावुक हो जाओ। जब हमारी इनकम 0 है, जब हमारी इनकम 0 है तो भी कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा है। जब इनकम 0 है तो भी कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा है, और वो कंजप्शन कितना हो रहा है, वो इतना कंजप्शन हो रहा है, और देखने में हमें मिल रहा है वो कंजप्शन इतना हो रहा है जब 0 लेवल ऑफ इनकम है। तो इस कंजप्शन को भी कुछ ना कुछ नाम देंगे, आगे बताऊंगा। लेकिन हमारा एग्रीगेट डिमांड शो करना था हमें, वो एग्रीगेट डिमांड कैसे शो होगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जब प्लस करेंगे तब बनेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड की कर्व तो इनसे ऊपर ही रहने वाली है। बिल्कुल सर कैसी बात करो, वो तो ऊपर ही रहेगी। तो जब 0 लेवल ऑफ इनकम है तो एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 60 है, मान के चलते हैं इतनी है। जब इनकम 100 हुई तो इतनी हो गई, इनकम 200 हुई तो इतनी हो गई, इनकम 300 हुई तो इतनी हो गई, 400 हुई तो इतनी हो गई। दोनों को प्लस करते जाएंगे ना, और आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जितना कंजप्शन कर्व है और जितना एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दोनों पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, थोड़े से गैप में। और ये गैप किस चीज़ का है आपको पता है, जो ये कंजप्शन कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व के बीच में गैप है, ये किस चीज़ का गैप है, कोई बता सकता है? ये गैप क्यों आ रहा है?
ये पेन को क्या हो जाता है, कभी कोई सिलेक्ट हो जाता है। हाँ, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, जो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व आई सी प्लस आई, ये कंजप्शन कर्व के जस्ट बराबर पैरेलल में क्यों है? ये जस्ट बराबर में पैरेलल में इसलिए है क्योंकि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट बनाकर एग्रीगेट डिमांड बनती है, और जो ये कंजप्शन कर्व है ये तो बढ़ रही है, इस वजह से ये भी बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो जितना इन्वेस्टमेंट का गैप होगा उतना ही इसमें गैप होगा, नहीं तो ये बराबर ही हो जाती। इन्वेस्टमेंट की वजह से जितना ये गैप है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से गैप आ रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही गैप इसमें रहेगा, नहीं तो बाकी तो ये बराबर पैरेलली चलती रहेगी। तो यहाँ से हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व शुरू हुई। अच्छा, यहाँ तक का पॉइंट और यहाँ तक का पॉइंट, इस बीच के हिस्से को कुछ नाम देते हैं, जरा इसको जूम करते हैं और इसको थोड़ा सा नाम देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस हिस्से की, इतना वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इतना वाला। इस टाइम पर इनकम 0 है और एक्सपेंडिचर 40 है, तो इस एक्सपेंडिचर को नाम देते हैं सी बार। इस एक्सपेंडिचर को हम लोग नाम देते हैं सी बार का, और ये कहलाता है हमारा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। सी बार किससे रिलेटेड है? ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर के। 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ता जाता है, और बाकी आपके कर्व पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही कर्व पे मैंने आपको कंजप्शन भी शो किया है, इन्वेस्टमेंट भी शो किया है, और एग्रीगेट डिमांड भी शो किया है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे अकेला एग्रीगेट डिमांड बनाकर दिखाओ, तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है एग्रीगेट डिमांड बनाना, कि आपने 2 एक्सिस ले लिए और आपसे कोई बोले एग्रीगेट डिमांड बना के दिखाओ, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, बस ऊपर से कर्व उठाई और ये बना दी, ये तो एग्रीगेट डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ये होगा, और कंजप्शन होगा तो वो ये होगा, बस उसके पैरेलली बात चलती रहेगी, ये हमारा कंजप्शन हो जाएगा। अगर हमें तो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड शो करनी थी, तो हमने तो इन दोनों को कोई मतलब ही नहीं है इनको शो करने का, इनको हम मिटा देते हैं। तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाती है। अब ये आप बोलोगे कि सर ये ऊपर की तरफ क्यों जा रही है एग्रीगेट डिमांड कर्व, पॉजिटिव क्यों है, अपवर्ड क्यों है? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव रिलेशन है, किसके बीच में? इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में पॉजिटिव रिश्ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम कम होती है कंजप्शन कम होता है। तो जहाँ पर भी रिश्ते डायरेक्ट होते हैं वहाँ पे कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहती है। वहाँ पे कर्व कैसी रहती है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगी। ये बात आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। अब इसके कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते तो अपनी कहानी खत्म। तो मैंने आपको यहाँ पर शेड्यूल ये वाला लिया था, मैं आपको ये शेड्यूल से भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कहा अलग से दिखाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, आपको याद रहेगा। तो इनकम मैंने कितनी ली? पहले इनकम को वाई से डिनोट किया, कंजप्शन को सी से, इन्वेस्टमेंट को आई से, और एडी पता है हमको सी प्लस आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मेरी इनकम 0 से 100 हुई, कंजप्शन मेरा 40 से 120 हो गया, इनकम 100 से 200 हुई, कंजप्शन 120 से 200 हो गया, इनकम 300 से 200, इनकम 200 से 300 हुई, कंजप्शन भी बढ़ गया। हर जगह पे इनकम 100 से प्लस हो रही है, वैसे कंजप्शन 80 से प्लस करते जाना है, 40 से शुरुआत करके 80 से प्लस करते जाना है। और बस इन्वेस्टमेंट तो हमारा 20 का है ही है, और यहाँ पर हमारा आ गया कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। मैंने ये भी बताया आपको कि यहाँ से आपका कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और इन दोनों को प्लस कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड। तो कुछ पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। एज स्टेटेड बिफोर, एग्रीगेट डिमांड इज एज्यूम टू बी ए फंक्शन ऑफ ओनली कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में हमने किन किन चीज़ों को प्लस नहीं किया है? इनमें हमने 2 चीज़ों को प्लस नहीं किया है, एक गवर्नमेंट का और दूसरे नंबर पे फॉरेन सेक्टर का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसलिए हम इसको क्या एज्यूम करते चलेंगे? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ पॉजिटिव कंजप्शन व्हेन द इनकम लेवल इज 0। मैंने आपको बताया था जब इनकम 0 होती है तो कंजप्शन यहाँ से शुरुआत होती है। ये एग्रीगेट डिमांड है, ऊपर की तरफ चली गई, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई।
और ये आपका इस लेवल पर, ये आपकी ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है। और इसी वजह से ये कर्व ऊपर से शुरू हो रही है। क्योंकि कभी भी आप किसी भी टाइम पर आपकी इनकम जीरो हो, कुछ ना कुछ आप तो खाओगे ही, पेट भरने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को हम सस्टेन करते ही करते हैं, भले ही आपकी इनकम जीरो हो। इसलिए पॉजिटिव, इसलिए हमारी कर्व कहाँ से शुरुआत होती है, ऊपर से शुरू। कंजप्शन कर्व कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू हो। पॉजिटिव कंजप्शन स्लोप कैसा रहेगा कंजप्शन कर्व का, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। अभी मैंने बताया कर्व कैसी रहती है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, कंजप्शन कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है। ये कंजप्शन कर्व है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन, रिश्ता पॉजिटिव है किसके बीच में, इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम कम होगी कंजप्शन भी कम होगा। ऑटोनॉमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट तो हमने मान के चला कि ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट भी हम ऑटोनॉमस मान के चल रहे हैं, मतलब जीरो, मतलब फिक्स। वहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज नहीं होगा इनकम से, इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट हमारा कैसे रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस के। ये हमेशा ही एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा ही एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी होगी एग्रीगेट डिमांड कर्व की, वो एग्रीगेट डिमांड कर्व की पॉइंट हमेशा ही ऊपर से होगी, हमेशा ही इनकम लेवल से ऊपर से। और स्लोप कैसा है वो तो मैंने बता दिया, पॉजिटिव स्लोप। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी कंजप्शन भी कम होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने अभी तक शो किए किससे रिलेटेड, एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड। तो यहाँ तक की बातें तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, सप्लाई कर्व की। एग्रीगेट डिमांड हम लोग कवर कर चुके हैं, अब बात आएगी सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। तो सप्लाई पढ़ने से पहले फिर से हम आपको ले चलते हैं सप्लाई की यादों में। याद करो कभी हम छोटे बच्चे थे और सप्लाई पढ़ते थे, और सप्लाई में हमने देखा था एक प्रोड्यूसर एक टाइम पर कितने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में ऑफर करने के लिए तैयार है बेचने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक गोडाउन है और उस गोडाउन में मैंने 1000 kg गेहूँ रखा हुआ है, वीट रखा हुआ है, 1000 kg मेरे पास वीट पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर। अब मार्केट में रेट चल रहा है 20 रुपये, तो मैं 20 रुपये में अपना गेहूँ नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपना वीट बेचूंगा जब रेट 25 रुपये होगा। तो मार्केट में रेट 23 रुपये हुआ, मैंने कहा क्या पता शायद 25 हो या ना हो, 23 में ही मैंने कहा चलो मैं 800 kg बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं विलिंग हूँ 800 kg बेचने में, बिल्कुल हूँ। क्या मेरे पास एबिलिटी है बेचने के लिए, बिल्कुल है। और क्या मैं उस कीमत पे बेचने के लिए तैयार हूँ, हाँ बिल्कुल हूँ। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, मार्केट में आ जाएगी 800 kg की सप्लाई। भले ही मेरे पास 1000 kg है लेकिन मैं 800 kg की सप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रेट कम मिल रहा है। अगर रेट बढ़ेगा तो मैं सारा का सारा बेचने के लिए तैयार हो जाऊँगा, तो पूरी 1000 kg की सप्लाई हो जाएगी। मान लो कल के दिन 30 रुपये रेट हो जाता है और मैं 5000 kg गेहूँ बेचना चाहता हूँ, क्या वो 5000 kg की सप्लाई बन जाएगी, नहीं। मेरे पास मैक्सिमम तो 1000 है, मेरे पास विलिंगनेस था लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो कोई भी प्रोड्यूसर एक प्राइस पर कितनी कमोडिटीज़ को मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, वो बन जाती है सप्लाई। आपके पास कितनी कमोडिटीज़ हैं जिसको आप मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो, उस प्राइस पर जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, तो वो उस कमोडिटी की सप्लाई बन जाएगी। तो अगर मैं एक प्रोड्यूसर की बात करूं, एक प्रोड्यूसर और एक ही कमोडिटी, एक प्रोड्यूसर एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी मार्केट में ऑफर करने के लिए तैयार है बेचने के लिए, तो वो बनेगी इंडिविजुअल सप्लाई। वो क्या बनेगी, इंडिविजुअल सप्लाई बन जाएगी। एक प्रोड्यूसर नहीं, ऑल प्रोड्यूसर, मार्केट में जितने भी उस कमोडिटी के प्रोड्यूसर हैं, एक ही कमोडिटी के, जैसे वीट की बात की तो वीट के जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर होंगे वो सभी कितना वीट मार्केट में बेचने के लिए तैयार हैं, वो बनेगी उस वीट की मार्केट सप्लाई। लेकिन मार्केट में सिर्फ वीट ही थोड़ी ना बिकता है, मार्केट में तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, राइस भी बिकता है, पल्सेस भी बिकती हैं, और उसके अलावा भी हज़ारों तरह की कमोडिटीज़ हैं। तो ऑल प्रोड्यूसर्स और ऑल कमोडिटीज़, सभी प्रोड्यूसर्स मिला के सभी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, ये बनेगी मिलकर एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई।
सभी प्रोड्यूसर्स मिलकर सभी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, इसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन इकोनॉमी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड में सभी प्रोड्यूसर्स मार्केट में कितनी कमोडिटीज को ऑफर करने के लिए तैयार हैं, इसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई का नाम देते हैं। ये बात सबकी बातों में सबको क्लियर हो गई, ये बात सबको क्लियर हो गई। चलिए अच्छी बात है। अब एक चीज करते हैं, अच्छा मैं सप्लाई करने के लिए तैयार हूँगा, ये सप्लाई मैं तभी तो करूँगा जब मैं कुछ प्रोड्यूस करूँगा। मतलब मैंने गेहूँ प्रोड्यूस ही नहीं किया है, मैंने गेहूं का प्रोडक्शन ही नहीं किया है, तो मैं सप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। वैसे मान लो मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ और फैक्ट्री के अंदर मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन्स बनाता हूँ, सेल फोन्स बनाता हूँ, मोबाइल फ़ोन्स बनाता हूँ। अब मैंने एक महीने में 1000 मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन किया, तो मैं 1000 यूनिट ही ना मार्केट में बेच पाऊँगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने 1000 मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन किया, उसमें से 10 मैं अपने घर के लिए घर के लिए निकालना चाहता हूँ, 90 बेचना चाहता हूँ, तो यही ना मार्केट में आएगा। मार्केट में सप्लाई कितने की होगी? 90 यूनिट्स की। ये क्या कहलाएगा? मार्केट के लिए आउटपुट कहलाएगा, जितना मार्केट में प्रोड्यूस हुआ। अच्छा ये भी बात समझ में आ गई। अगर आप जीडीपी की डेफिनेशन देखो, या फिर आप नेशनल इनकम आप अभी पीछे पढ़ के आए हो, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? ऑल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू का टोटल, जो भी एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं, एक इकोनॉमी के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उन्हीं की अगर वैल्यू को टोटल कर लें तो क्या बनती है? जीडीपी बनती है। उसी को हम लोग ने कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के नेशनल इनकम तक पहुंचाते हैं। तो नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम बराबर होती है किसके ऊपर? आउटपुट के बराबर। जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना ही तो ना नेशनल इनकम रहेगा। जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना ही नेशनल इनकम रहेगा। सही बात है, टोटल आउटपुट इक्वल टू नेशनल इनकम। और जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतनी ही तो सप्लाई करोगे। क्या बात है सर, कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो? जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतनी ही नेशनल इनकम होगी, और जितना आपकी नेशनल इनकम होगी उतना ही तो मार्केट में सप्लाई होगा। फिर घुमा दिए सर, फिर से एक बार देखो, जितना आउटपुट होगा उतनी ही नेशनल इनकम होगी। सही है, और जितना आउटपुट होगा उतनी ही तो सप्लाई करोगे, उससे ज़्यादा तो सप्लाई भी नहीं कर सकते। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम किस किस बराबर कह सकते हैं? एग्रीगेट सप्लाई को आप यहाँ पर कह सकते हो नेशनल इनकम के बराबर। तो एएस किसके बराबर होती है? एएस इक्वल होता है नेशनल इनकम के बराबर, और नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई के साथ। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई के साथ। तो एएस इक्वल टू वाई। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? एएस इक्वल टू वाई, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? जी सर, तोड़ मोड़ कर आई गई। जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतने ही की हम सप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे तो यार एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्लियर कर लो। जितना सामान प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी के अंदर सभी प्रोड्यूसर के द्वारा, उसमें से जितना सप्लाई वो मार्केट में करने के लिए तैयार है, जितना वो बेचने के लिए तैयार है, ऑफर करने के लिए तैयार है मार्केट में, वही क्या बनती है? एग्रीगेट सप्लाई बनती है। यहाँ तक की बात तो हमें पता चल गई भाई। तो जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही तो जीडीपी होगा, उतनी ही नेशनल इनकम होगी। जितनी जीडीपी उतनी नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। अब जरा नेशनल इनकम को देखते हैं। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो, अगर आपकी इनकम 1000 रुपये की है मान लो, तो आप इस 1000 रुपये की इनकम के साथ क्या करोगे? जहाँ तो इस 1000 रुपये की इनकम को आप कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, दो ही काम करोगे। मान लो आपने 700 रुपया डकार लिया और 300 रुपया सेव कर लिया, बिल्कुल यही काम कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 खर्च लोगे, 0 रुपया सेव कर लोगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 तो कभी कंज्यूम होगा नहीं, कंजप्शन तो कभी 0 होगा नहीं। मान लो 100 रुपये का कंजप्शन किया, 900 रुपये सेव कर लिया। तो आपकी इनकम किसके बराबर रहने वाली है? इनकम आपकी रहने वाली है किसके बराबर? कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर रहने वाली है। तो यहां पर आप कह सकते हो इनकम इक्वल टू सी प्लस आई। इनकम किसके बराबर होती है? सी प्लस आई के बराबर। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं, सी प्लस आई नहीं, सी प्लस एस। सॉरी मैं वही कहूँ, मैं सी प्लस आई तो अभी पीछे था,
वही पीछे डिमांड पढ़ा पढ़ा के C+I बोल C+S। इनकम किसके बराबर होती है? कंजप्शन प्लस सेविंग। बिल्कुल हाँ, इनकम में या तो आप कंजप्शन करोगे या सेविंग करोगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अभी मैंने आपको बताया था एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है इनकम के, और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ इनकम बराबर होती है कंजप्शन प्लस सेविंग के। तो हम ये इक्वेशन नहीं बना सकते क्या? एग्रीगेट सप्लाई बराबर इनकम बराबर कंजप्शन प्लस सेविंग, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम और इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ये आपको याद रखना है। ये हमारी इक्वेशन बन गई किसकी? कंजप्शन सप्लाई कर्व की। ये तीनों ही चीज़ें हमेशा बराबर रहती है। कंजप्शन प्लस सेविंग को ले लो, चाहे कंजप्शन प्लस सेविंग को ले लो, चाहे एग्रीगेट सप्लाई को ले लो, चाहे इनकम को ले लो, ये तीन चीज़ें हमेशा ही बराबर रहेंगी। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम रहेगी, इनकम हमेशा बराबर रहेगी कंजप्शन प्लस सेविंग के। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे जैसे लिख दो, कोई भी चीज़ पहले लिख लो, कंजप्शन प्लस सेविंग बराबर होगी एग्रीगेट सप्लाई के, और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी इनकम के। और तीसरे तरीके से लिखना है, इनकम बराबर होगी एग्रीगेट सप्लाई के, और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी कंजप्शन प्लस सेविंग के। कैसे भी इक्वेशन बनाकर लिख सकते हो। ये सब तीनों ही चीज़ें इक्वल रहने वाली हैं। ये तीनों ही चीज़ें क्या है? इक्वल है। यहाँ तक की बातें तो क्लियर हुई। तो यहाँ पर मैंने बताया एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बैलेंस इज सेव्ड। इट मीन्स दैट इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव। तो ये इनकम बन सकती है, अभी तो पता है इनकम बराबर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। अब इसी चीज़ को हम लोग फिर से चार्ट पर देखेंगे, इसी चीज़ को हम लोग फिर से चार्ट पर कवर करते हैं। चार्ट मतलब चार्ट पहले वो शेड्यूल और फिर उसके बाद फिर डायग्राम। पहले तो शेड्यूल देख लें। चलिए ये भी सही बन गया भगवान की दुआ से, नहीं तो ये बनते नहीं है सही। वैसे बच्चे बोलेंगे सर ये बनाना बड़ी आफत है। चलिए 4 कॉलम चाहिए थे हमें, मुझे चौथा कॉलम भी आ गया। अब इसमें सबसे पहले वही चीज़, सबसे पहले तो इनकम ही चाहिए ना, तो सबसे पहले इनकम लिख देंगे और फिर इनकम में से कुछ पोर्शन खर्च हो जाएगा, कंजप्शन लिख देंगे, वही चलेगा। और उससे निकल कर आ जाएगी हमारी सेविंग, और कंजप्शन प्लस सेविंग करेंगे तो क्या निकल आएगी? अरे वाह सर, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, वही बात है। तो देखो आपको याद होगा हमारी इनकम जब जीरो थी, इनकम जब हमने जीरो रखी थी तो हमारा कंजप्शन कितना था? जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कितना कंजप्शन था? आपने बोला था सर 40। ओके, इनकम जब 100 हो गई थी तो कंजप्शन कितना हो गया था? 120। कितना हो गया था? 120। इनकम जब 200 हो गई थी कंजप्शन कितना हो गया था सर? 200। इनकम 300 हो गई थी तो कंजप्शन कितना हो गया था? 280। कितना कितना प्लस किया था भैया? 80 प्लस करते करते यहाँ पे 100 प्लस कर रहे थे। बार बार वही डेटा लूँगा ताकि याद हो जाए। 360, 500 में 440 और 600 में 520। यस बिल्कुल। जब बेटा तुम कमा 0 रुपया रहे हो और खर्च 40 कर रहे हो तो कहाँ से ला रहे हो वो 40 रुपये? कहीं से तो आए होंगे ना। तो वो 40 रुपये आए हैं आपकी पुरानी सेविंग से, जिसको आप लोग बोले हो डिस सेविंग। डिस सेविंग समझ में आती है? घर में जो पहले से पैसा पड़ा हुआ था, बल्कि वो उसमें और जोड़ा नहीं, घर से और निकाल कर ले गए। कहीं से तो खर्च करोगे, तो वो आपकी अब सेविंग, जब आपने कमाया 0 है और खर्च 40 किया तो घर से आप 40 लेकर गए तो सेविंग कितनी हुई है आपकी? माइनस में 40।
सेविंग कितनी होगी माइनस में 40। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि सेविंग कितनी होगी -40। अच्छा, कमाया 100 है और खर्च 120 किया तो अब सेविंग कितनी है -20। सही है। कमाया 200 है और खर्च 200 किया तो सेविंग कितनी की है 0। कमाया 300 है, खर्च 280 किया तो सेविंग कितनी की है 20। कमाया 400 है, खर्च 360 किया तो सेविंग की है 40। यहाँ पे सेविंग की है 60 और यहाँ पे सेविंग की है 80। ऐसे करते करते हमें पता चल गया ये हमारी सेविंग है। अच्छा, अब हमें एग्रीगेट सप्लाई निकालनी है और एग्रीगेट सप्लाई हमें पता है किसके बराबर होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। चाहे कंजप्शन प्लस सेविंग देख लो चाहे इनकम देख लो, कंजप्शन प्लस सेविंग करोगे कितना आएगा 40 - 40 0, 120 - 20 100, 200 क्योंकि ये माइनस में था ना, करना तो प्लस था लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 200 + 0 200, 280 + 220 300, 360 + 40 400, 440 + 60 500 और 520 + 80 600। तो यहाँ पर आपके जो ग्रुप बन गए वो देख सकते हो आप। वो क्या था, सबसे पहले मैंने बोला इनकम किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के, और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग के। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें आपको हमेशा ही बराबर मिलेंगी। इसको इन दोनों को प्लस कर लो और इसको देख लो, आ गया तीनों चीज़ें बराबर एक ही इक्वेशन में। तो ये चीज़ हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल। ये तो बन गया एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल। अब एग्रीगेट सप्लाई कोई क्या बनानी है, कर्व बनानी है। एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बहुत सिंपल है, ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं उसमें। कैसे देखते हैं, ये अरे अरे इतनी आगे नहीं, बस बस ठीक है इतनी। अब देखो ये आपका कौन सा है, वाई एक्सिस है। ये आपका कौन सा आ गया, मान के चलते हैं ये मानना क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई ले लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई नहीं, यहाँ पर हम लेंगे कंजप्शन प्लस सेविंग। बराबर तो वही है ना, मतलब वही है, या नाम बस अलग अलग लिख रहे हैं। कैसे लिखा जाएगा, जहाँ पे कंजप मुंडी टेढ़ी करने से थोड़ी ना लिखा जाएगा, कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग यहाँ पर आ गया। जब इनकम 0 है, पॉइंट लगा देता हूँ इनकम के बस के लिए ताकि आपको याद हो जाए, थोड़ा सा समझ में आ जाए। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। जब इनकम 0 है, 0 है तो कंजप्शन प्लस सेविंग दोनों मिलाकर कितनी है, कंजप्शन और सेविंग दोनों प्लस करके कितना आएगा, वो भी एग्रीगेट सप्लाई, वो भी 0। कोई समस्या नहीं। अरे वाह सर, हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब इनकम 0 है तो कंजप्शन और सेविंग दोनों को प्लस करके कितना है, दोनों 0। जहाँ पे कंजप्शन प्लस सेविंग ले रहे हैं ना, कंजप्शन प्लस सेविंग ले रहे हैं तो ये भी 0 है बिल्कुल। जब इनकम 100 हुई तो कंजप्शन प्लस सेविंग कितनी हो गई, सर ये भी बात बिल्कुल, जहाँ पे भी 100 ले लो, क्या समस्या है, बराबर ले लेते हैं। ये ग्राफ पे बनाते हैं, मतलब आपको बनाना फ्री हैंड ही है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर इनकम जब 200 हुई तो कंजप्शन प्लस सेविंग कितनी है, दोनों मिलाकर ये भी 200 है। जब इनकम 300 हुई तो कंजप्शन प्लस सेविंग भी 300 है। जब इनकम 400 हुई तो कंजप्शन प्लस सेविंग भी 400 है। जब इनकम 500 हुई तो कंजप्शन प्लस सेविंग भी 500 है। जब इनकम 600 हुई तो कंजप्शन प्लस सेविंग भी 600 है। जब इन लाइन को हम प्लस करेंगे, जब हम इन लाइन को प्लस करेंगे, सबको इन डॉट्स को जोड़ेंगे तो ये कर्व बन गई। इसी कर्व को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी कर्व को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई ब्रैकेट में इनकम या फिर कंजप्शन प्लस सेविंग की कर्व भी बोल सकते हैं। ये कर्व जो है आपको समझ में आ रही है कितनी है, 45 डिग्री की कर्व जा रही है, एग्जैक्ट 45 डिग्री रहेगी। क्यों ये एग्जैक्ट 45 डिग्री रहेगी, अब आपके पास मैं बोल रहा हूँ एक एंगल है 90 डिग्री का, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने कितने में जाएगा, 45 45 में जाएगा। बोले अब 2 पार्ट में बराबर क्यों डिवाइड करना है, भाई ये बराबर ही तो जाएगा ना। क्यों बराबर जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही बराबर हैं
और जब एक 90 डिग्री को आप इनकम और सप्लाई दोनों के लिए एलोकेट करोगे तो 45 डिग्री उसके हिस्से में जाएगा, 45 डिग्री इसके हिस्से में आएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए इतना ही बराबर गैप इस तरफ रहेगा और उतना ही गैप बराबर इस तरफ रहेगा, क्योंकि इनकम और इनकम और कंजप्शन प्लस सेविंग ये दोनों ही बराबर हैं। इस वजह से हमारी ये कर्व जो बनती है वो 45 डिग्री की कर्व बनती है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैंने एग्रीगेट सप्लाई का मतलब बताया। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैंने एग्रीगेट सप्लाई में मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स उसके क्या होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ तो वो इनकम के बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है कंजप्शन प्लस सेविंग के। तो इन सबको एक साथ लिख सकते हैं, इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। फिर मैंने इस ग्राफ को आपको बताया, ये ग्राफ मैंने शेड्यूल आपको बताया। 0 लेवल ऑफ इनकम पे 40 रुपये का कंजप्शन था तो सेविंग -40, 100 रुपये की इनकम 120 खर्च किया तो -20 सेविंग। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई कंजप्शन भी बढ़ता गया, लेकिन इनकम जितनी बढ़ रही है कंजप्शन उतना नहीं बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत सेविंग बढ़ते जा रही है। और जहाँ पर जितनी इन दोनों को प्लस करेंगे उतना ही क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करो हर जगह पर, फिर इन दोनों को देख लो, दोनों ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। सब चीज़ें एक ही से निकल कर आ रही हैं और ये हमारी 45 डिग्री का कर्व आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में देख लिए। 2 कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े और उन 2 कॉन्सेप्ट का नाम था हमारा एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अभी तक कवर कर लिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ जो मुझे देनी थी। आप सभी लोग हो भैया 12th क्लास में। और सर इसमें कौन सी शक की बात है क्या कोई? हाँ भैया शक की बात तो कोई नहीं, बस बता रहा हूँ आप सभी लोग 12th क्लास के बच्चे हो और 12th क्लास में नए नए आए हो। अभी हाल ही में बैच शुरू हुआ, हो सकता है कुछ बच्चे पुराने भी देख रहे हो। तो बेटा आप लोग अगर 12th क्लास में आए हो और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम भारत अनुरागी है और मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। अगर आप लोग अनअकैडमी को नहीं जानते तो अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको 30+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, साथ में CBSE की 6 से लेकर 12th तक के सारे क्लासेस को कवर किया जाता है, सारे सब्जेक्ट्स को। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सारे एजुकेटर इंडिया के सारे टॉप मोस्ट सारे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी फील्ड के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स देख लेना, वो अनअकैडमी पर आपको मिल जाएंगे। 11th एंड मैं अनअकैडमी पर CBSE कैटेगरी में 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। कॉमर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी आता है, तो आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। तो मैंने नेट क्वालिफाइड किया हुआ है कॉमर्स से, मैंने MBA MCOM BEd BCom BGDCA और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। आप अनअकैडमी पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे अनअकैडमी पे बैचेस हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, कुछ बैचेस आने वाले हैं, ये सारे बैचेस आप अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पर। मतलब अनअकैडमी इतने सारे बैचेस रहते हैं, आप कोई भी बैच अटेंड कर सकते हो। मतलब सब्सक्रिप्शन एक लेना है, सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक लेना है। एक सब्सक्रिप्शन से आप ऑल एजुकेटर्स से भी पढ़ सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाओगे और ऑल बैचेस, जितने भी बैचेस चलेंगे वो सारे के सारे बैचेस भी आप अटेंड कर पाओगे। बाहर ऐसा होता है कि आप एक सब्जेक्ट की फीस देते हो तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, एक एजुकेटर की फीस देते हो एक ही एजुकेटर से पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ फीस एक देनी है, आप सारे एजुकेटर्स से और सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है 12th क्लास का तो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मतलब एक सब्सक्रिप्शन लेके सारे सब्जेक्ट 12th के जितने भी आते हैं सारी स्ट्रीम्स तक पढ़ सकते हो। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में दी जा रही हैं। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, एक पूरा क्लास अनलॉक हो जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सब मिलता है आपको अनअकैडमी पर।
वो याद होगा रणछोड़ दास ने मूवी में बोला था, ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लो। यहाँ पर वो मौका है, वहाँ पे स्कूल में आपके पास मौका नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और साइंस क्लास में जाकर बैठ पाओ, वहाँ पर आपको कोई टीचर नहीं बैठने देगा। यहाँ पर आप कॉमर्स की क्लास भी ले लो, साइंस की क्लास भी लेनी है तो वो भी ले लो, मन करे तो ले लो, नहीं लेना तो ना लो, कौन ज़बरदस्ती। अगर आप 12th क्लास में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, अभी ऑफर चल रहा है 24 मई तक, 24 तक, हाँ, और बाद में भी शायद रहेगा, तो मेरे एक बार कंफर्म कर लेना। मेरे को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरे से पूछ लेना सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कि ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का फ्री मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, बाद में भी चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, आप मेरे से एक बार पूछ सकते हो, ठीक है। और कोड यूज़ करोगे बी अनुरागी लाइव, ये कोड आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट। मतलब कोर्स तो वैसे 15,000 का है, लेकिन जैसे आप ये कोड अप्लाई करते हो बी अनुरागी लाइव, तो ये 13,500 का हो जाएगा और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। उसके अलावा अगर आप फ्री क्लासेस अनलॉक करते हो, मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। वो फ्री क्लासेस अटेंड करने का एक फ़ायदा और होता है, उसमें आपको कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स को आप सब्सक्रिप्शन लेते समय रिडीम कर सकते हो, तो उनका भी फ़ायदा मिल जाता है। उसके अलावा अनअकैडमी का आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहो वो भी ले सकते हो। आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में आपको अनअकैडमी प्लस तो पूरा मिलता ही मिलता है, इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी मिलता है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर भी मिलता है, इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर भी वही हिसाब है, ये इस पर भी आप अगर आप कोड यूज़ करोगे बी अनुरागी लाइव तो ये भी आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा, यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूँगा 12 महीने का, तो इस कोड को नोट कर लीजिए, बी अनुरागी लाइव। ये कोड एक तो आपको 10% का डिस्काउंट दिलवा रहा है, ऊपर से मेरे जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, मेरे ये सारे फीचर्स को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो अभी पढ़ने, जब तक अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहो देख सकते हो। वो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए भी आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा। इस कोड को यूज़ करिए और मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ तक की बातें अभी समझ में आ गई। थोड़ी देर हम गैप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, और फिर हम लोग अब अभी तक हमने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों को पढ़ लिया है। अब इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्रीगेट सप्लाई से कॉन्सेप्ट आएंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को कवर करेंगे। फिर उसके अलावा आगे की जो चीज़ें आएंगी वो भी कवर करेंगे आगे की थोड़ी देर बाद, तो बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे लेक्चर्स की लिंक मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन में डली होगी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। अगर नहीं डली हो तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो भारत अनुरागी BCP @भारत अनुरागी BCP, डायरेक्टली सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए, तो आपको मैं टेलीग्राम पे दिख जाऊंगा। और मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो, और वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मेरे फ्री वाले प्लस वाले सारे कोर्सेज आप अटेंड कर पाएंगे। ओके, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आप थोड़ी देर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, चलिए तो